नमस्कार। विश्व आयुर्वेदिक संगठन के संस्थापक डॉक्टर आरिफ खान जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है जिस पर मेरा पूरा जीवन आधारित है और इसी के ऊपर कुछ साल पहले जर्मनी की एक लेखिका ने एक आर्टिकल मेरे जीवन पर लिखा था कि ग्रोइंग अप विद मर्करी इन द ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो हम बात करेंगे रस शास्त्र की और आज के हालात में इस रस शास्त्र की क्या रेलिवेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है। मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी एक रस वैद्य थे। एक छोटी सी डिग्री जरूर थी उनके पास, परंतु ये उसी परंपरा के वैद्य थे जिसमें एक गुरु होता था और एक शिष्य होता था। उनके गुरुजी थे जिनको हम महाराज जी कहते थे। महाराज जी योग में निपुण थे, एकांतवास करते थे, एक टाइम भोजन करते थे, एक वस्त्र पहनते थे, 3 महीने से ज़्यादा एक जगह रहते नहीं थे, परंतु औषधियाँ बनाते थे क्योंकि जो समाज उनको दूध और केला देता था उसकी सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। तो उसी में उन्होंने मेरे पिताजी को किसी संजोगवश चुना और रस शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान दिया और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मुझे ये ज्ञान परंपरा के रूप में मिला क्योंकि मैं आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ा हूँ, BMS मैंने किया, परंतु जो कुछ मैं अपने पिताजी को करते हुए देखता था उसका कहीं भी कोई प्रत्यक्ष मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज में नहीं मिला। उनके देहांत के 3 वर्ष बाद और मेरी पढ़ाई BMS की पूरा होने के बाद मैंने ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में MD रस शास्त्र और भेषज कल्पना में दाखिला हुआ मेरा और सोचा था कि शायद इस MD में रस शास्त्र के जो रहस्य हैं जो कि अद्भुत हैं उसके बारे में कुछ और करने को जानने को मिलेगा, परंतु निराशा ही हाथ लगी और उसका नतीजा ये था कि मैं 8 महीने के बाद उस रस शास्त्र की जो किताबी शिक्षा थी उसको मैं छोड़ के आ गया। परंतु रस शास्त्र एक किताबी शास्त्र नहीं है, रस शास्त्र है क्रिया शास्त्र। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रस शास्त्र है क्या। आयुर्वेद सदियों पुराना है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, विशेषकर चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, काश्यप संहिता, भाव प्रकाश, और ये चला रहा था। परंतु एक काल ऐसा आया कि जब इसमें वर्णित जो विधाएं थी उनकी सीमितता थी। मैंने भी चरक पढ़ा है और उसमें बार बार आता है कि ये असाध्य रोग है, इसको छोड़ दो, इसकी चिकित्सा मत करो। तो ये रस शास्त्र एक आवश्यकता के रूप में पैदा हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो देश में एक दुर्भिक्ष काल है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में एक नागार्जुन नाम के आचार्य ठानते हैं कि मैं रस की सिद्धि करूंगा। ये वो काल था जब रस के ऊपर एक भारत था, वो पहली शताब्दी का भारत था कि जिस समय वो अपने उत्थान की ओर था और उस उत्थान में लोग नई नई क्रियाएं करते थे, नई नई चीज़ें करते थे। तो कीमियागिरी थी, लोग पारे से ऊंची धातु, छोटी धातु को ऊंची धातु में बदलने का काम करते थे जिसे कीमियागिरी कहते हैं। परंतु नागार्जुन ने ठाना कि धातुवाद तो है ही, मैं देहवाद भी करूंगा, मैं पारे को सिद्ध करूंगा देहवाद और धातुवाद के लिए और इससे मैं दरिद्रता को दूर करूंगा। और ये फिर क्रम चला 5वीं शताब्दी से रसशास्त्र का और 8वीं शताब्दी तक रसशास्त्र की
शास्त्र लिखे जाने लगे जो आज हम पुस्तकें पढ़ते हैं। इनका मूल 5 से 8वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्ष तक उनका अनुभवजन्य ज्ञान था और 8वीं के बाद वो किताबों के रूप में संकलित हुआ और गुरु शिष्य में भी चलता रहा। और यही वो काल है करीब 1100 काल का जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो अगर हम इतिहास को देखें तो ये रसशास्त्र की प्रसिद्धि थी, ये उस भारत की प्रसिद्धि थी स्वर्णिम काल की, सोने की चिड़िया की, कि जिसने विदेशों को आकर्षित किया कि हिमालय के पीछे समुंदर से घिरे हुए एक स्थान है जहाँ पर लोग लंबी आयु के जीते हैं और बीमार नहीं होते हैं और सुख समृद्धि से पूरे सोना बहुत है। और इसने हमारे देश में अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन उसी मौर्य काल में होता है, क्योंकि वो लोग प्रभावित हैं हमारी संपदा से। तो एक तरफ ये रसशास्त्र मठों में चलता था, एक स्थान है तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है और नालंदा जो बिहार में है, ये दोनों इस बौद्ध काल के स्तूप थे, आश्रम थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने इस और नालंदा जी के नेतृत्व में, वो नागार्जुन के नेतृत्व में इस शास्त्र को तैयार किया। तो ये विदेशी आक्रमण चलते रहे, पहले यवनों का आक्रमण, फिर मुगलों का आक्रमण, फिर अंग्रेजों का आक्रमण और उसके बाद आज शायद हमारे ऊपर अपनों का आक्रमण भी है कि ये रसशास्त्र बुरी तरह प्रभावित हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि इसकी कोई भी औषधि ऐसी नहीं है कि जिसको हम अभी पेड़ पे से तोड़ेंगे या जड़ को पीसेंगे दे देंगे। रसशास्त्र मतलब रस माने पारा, पारे का शास्त्र, और इसके साथ है इसमें महारस, उपरस, धातु, उपधातु और कुछ प्लांट ओरिजिन के हैं, कुछ एनिमल ओरिजिन के हैं और कुछ मिनरल ओरिजिन के तो हैं, परंतु ये शब्द का विषाक्त प्रभाव है टॉक रॉ फॉर्म में। कोई भी ऐसी द्रव्य रसशास्त्र का नहीं है जिसको हम कच्चे तौर पे लेंगे तो हमको वो तुरंत दवा का काम करेगा, परंतु इसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको जो बनाने के तरीके हैं, वो इसको बदल देते हैं। तो हमारे ऋषियों ने एक विज्ञान लिखा, धातु विज्ञान। तो संस्कृत की एक खूबसूरती है कि उसके हर शब्द का कोई मतलब होता है। तो धातु का मतलब है धारणात् धातवा, धारण करता है जो धातु है। तो आयुर्वेद में धातु शब्द रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के लिए प्रयोग हुआ है, परंतु रस शास्त्र में धातु शब्द सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रांगा, सीसा और यशत धातु के लिए प्रयोग हुआ है। ये संयोग नहीं है, ये बहुत सूझबूझ के साथ दोनों के लिए धातु शब्द का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे उन ज्ञानी, दूरदर्शी, अनुभवी सिद्ध ऋषियों ने पाया था कि ये जो खनिज धातु हैं उनका शरीरस्थ धातुओं के साथ संबंध है और ये शरीरस्थ धातु में ये खनिज धातु न्यूनाधिक प्रमाण में रहती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, यशद हमारे शरीर की धातुओं में कभी कम कहीं ज़्यादा रहती हैं और जब इनका इम्बैलेंस होता है आहार विहार की, रहन सहन की वजह से, हीनाति मिथ्या योग से और प्रज्ञा परास से, तब हमारे शरीर में इन धातुओं का असामान्यता हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है और फिर वातादि दोष कुपित होकर रोग पैदा होते हैं। तो जब रसाचार्यों ने ऐसा लिखा है कि ये ज्ञान ऐसी आसानी से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उन गुण मनुष्यों को प्राप्त होगा जिन्होंने केवल किताबें नहीं रटी हैं बल्कि इसको समझा है। तो मेरे पास मेरे पिताजी का एक हस्तलिखित छोटा सा ग्रंथ है धातु विज्ञान, जो उनके गुरुजी ने उन्हें डिक्टेट कराया था। वो एक दुर्लभ पांडुलिपि है, मैं चाह के भी उसको प्रकाशित नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं एक क्रिया वैद्य हूँ। मैं खरल घोटता हूँ, दवा बनाता हूँ, चिकित्सा करता हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि रसशास्त्र से जो मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी के साथ वो घर में दवा बनाते थे,
इलाज करते थे। और ये इलाज कैसे करता है, तो मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ कि एक औषधि बनती है रसशास की, जो कि शास्त्र में शायद अर्कलोकेश्वर रस है, परंतु एक रस वैद्य जो होता है वो कल्पनाशील होता है हमेशा, और वो कुछ ना कुछ उसमें, जैसे आप खाना बनाते हैं तो एक अच्छी गृहिणी उस खाने को लगातार अपग्रेड करती रहती है। उसी तरह रस वैद्य भी जब कोई रस औषधि बनाते हैं तो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो एक अर्कलोकेश्वर शास्त्र में है, जिसमें पारे को भूभूषित किया गया है, गंधक के साथ कजली बनाई गई है, फिर सोना मिलाया गया है, और फिर इसमें सुहागा, कौड़ी की भस्म, हम लोग शंखनाभी बनाते हैं, और फिर आके के दूध चित्रक की जड़ की छाल में घोट के इसको एक वरापुट दी जाती है, और इससे एक औषधि प्राप्त होती है। तो मैं बचपन से क्योंकि रहा हूँ, तो मैंने देखा मिजल्स हो गई तो वो ठीक हो गया, मम्प्स हो गए तो ठीक हो गया, टाइफाइड हुई तो ठीक हो गया, और आजकल तो फैशन है एक वायरल फीवर कहने का, हर चीज़ के वायरल फीवर का, वो भी ठीक हो गया। आज का जो डेंगू है, इसकी 7 पुड़िया खाते खाते मरीजों के प्लेटलेट ऊंचे होने लगते हैं। तो रसशास्त्र एक ऐसी रेलिवेंस है कि एक तरफ बीमारियां सिर उठा रही हैं, कभी स्वाइन फ्लू, कभी H1N1, कभी डेंगू, और अभी ये कोविड-19, ये सब क्या है? घटती हुई रोग प्रतिरोधक शक्ति है। और घटती हुई रोग प्रतिरोधक शक्ति क्यों है? कि हमारे जीवन से रसशास्त्र दूर हो रहा है। गंगा का पानी पाप विनाशनी, पाप विनाशनी का मतलब है जो रोगों को दूर करे। तो उन्होंने देखा, हमारे ऋषियों ने, कि जो लोग गंगा का पानी पीते हैं उनको रोग नहीं होते हैं। इसका मतलब उसके पाप कट गए। पर रोग क्यों कट गए? तो जो वैज्ञानिक थे, जो मनीषी थे, उन्होंने पाया कि गंगा के जल में पार्टिकल्स पर मिलियन मिनरल्स होते हैं। वो अपने उद्गम स्रोतों से, उन चट्टानों से, उन पहाड़ियों से आती है जिसमें मिनरल्स होते हैं। अब सभी नदियों में होते हैं, पर गंगा में, क्योंकि गंगा 3 नदियों को मिला के, कई सारी नदियों का मिला के संगम है, गंगा एक नदी नहीं है। भागीरथी चलती है, मंदाकिनी चलती है, अलकनंदा चलती है, भिलंगना चलती है। तो ये उद्गम स्रोत हिमालय जो खनिज तत्व से भरपूर है उसको खाती है, और उसको जब लाती है तो ये हमको मिलता था। और इसी का पानी जब रिस के हमारे ऊपरी कुओं पे जाता था तो उसमें भी हमें खनिज तत्व मिलते थे। तो आज, और ये खनिज तत्व वाला पानी, नदियों के पानी से सिंचाई या कुएं के पानी से सिंचाई, तो हमारे को लगातार हमारे प्लांट्स में, हमारे अनाज में, हमारी सब्जियों में, वनस्पतियों में, फल फूल में, ये सब चीज़ें खनिज मिलते रहते थे। परंतु अब एक समय आया और जितनी ज़मीन में जगह होती थी उतना ही पैदा करते थे। आज हम जहाँ पर 5 कुंटल पैदा होना है उससे 20 कुंटल पैदा करते हैं। गहरे पानी के कुएं हो गए हैं, तो पानी तो मिल रहा है, पर ज़मीन में घटते हुए खनिज तत्व, हमारे फसलों में घटते हुए खनिज तत्व, और दिन प्रतिदिन हमारे को जो रस शास्त्र की चीज़ें हमको मिलती थी प्रोफाइलेक्टिक, रोगों को बचाने की, वो हमसे दूर होती जा रही हैं। और उसका कारण है कि बीमारियां हमारे सिर पर खड़ी हैं। तो ये रस शास्त्र जब लिखा गया था 5वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में जो जवान हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है कि 25 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य को शरीर की रक्षा करने के लिए रस औषधियों का सेवन करना चाहिए। परंतु एक समय था जब सवाई भूमि गोपाल की ज़मीनें सस्ती थी, आदमी गुरु शिष्य परंपरा में औषधियाँ बनती थी, ये सर्वसुलभ थी। पर आज ज़मीन की कीमत, बिजली की कीमत, फिर कानून, इन सब में ये रस औषधियाँ कीमती होती जा रही। तो मुझे याद है वो जो अर्कलोकेश्वर है, जिसको मेरे पिताजी नवबल रसायन के नाम से बनाते थे, किसी ज़माने में 2.5 रुपये की पुड़िया होती थी मेरी ज़िंदगी में। परंतु आज उसकी 120 रुपये की पुड़िया देते हुए भी जोर पड़ता है, क्योंकि जो सोना 400 रुपये का 10 ग्राम था, आज 48,000 रुपये का 10 ग्राम हो गया है। परंतु सोने से क्या होता है? व्हाट इज़ गोल्ड? गोल्ड जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे मस्तिष्क में कि जो आवरक पड़ते हैं उनमें पाया जाता है। जो हमारे WBC हैं, उनके अंदर जो लिम्फोसाइट हैं, उनके न्यूक्लियस में वैज्ञानिकों ने सोने की प्रेजेंस पाई है।
तो व्हाट इज लिम्फोसाइट? जब हमारे शरीर पर कोई विजातीय प्रभाव आता है, वायरस या बैक्टीरिया आते हैं, तो सबसे पहले पेरीफेरी का न्यूट्रोफिल उससे लड़ने जाता है, और जब वो काम नहीं कर पाता बीएसएफ की तरह, तो फिर हमारी इनर लाइन का लिम्फोसाइट आता है, और लिम्फोसाइट्स वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो उसका जो केंद्र में बैठा हुआ सोना है वो उसकी शक्ति है, तो अपना काम बखूबी से करता है। तो अगर आपके लिम्फोसाइट्स स्ट्रांग हैं तो आपके शरीर में कोई वायरस नहीं घुसने वाला, ना कोविड घुसेगा, ना डेंगू घुसेगा, ना H1N1 घुसेगा, कुछ नहीं घुसेगा। परंतु हाँ, कुछ चीज़ें थी इनकी सीमितता, जैसे मलेरिया। मलेरिया की कहानी अलग है, परंतु मलेरिया भी अगर रसशास्त्र को देखेंगे तो किसको होगा? आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जब शरीर में लौह धातु की कमी होती है तब मलेरिया उनमें ज़्यादा होता है। तो 100 लोगों को मलेरिया का पैरासाइट बॉडी में पहुंचता है, परंतु 2 लोगों को मलेरिया क्यों होता है? कि उनके अंदर लौह धातु की कमी है। और इसीलिए मलेरिया का जो पैरासाइट है सबसे पहले आरबीसी पर अटैक करके लोहे को ही छिन्न भिन्न करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये हमारे शरीर की बेसिक आधार है। और इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि वैद्य बालेंद्र प्रकाश को आज से करीब 1999 में 21 साल पहले पद्मश्री से नवाजा गया। तो मैं कोई बहुत धनी यशस्वी एकेडमिक वैद्य का बेटा नहीं हूँ, और मेरे तो पिताजी 1984 में गुजर गए थे, मैं 25 साल का था। तो केवल 14 साल में मेरठ की एक गली में तख्त पर खरल घोटने के बाद ये पद्मश्री कैसे मिली? कैसे मिली? तो यहाँ पर रस शास्त्र में जब हम चांदी का उल्लेख करते हैं तो लिखा है कि चांदी मज्जा में पाई जाती है। मज्जा माने बोन मैरो। और जब उसमें इसका इम्बैलेंस होता है तो मज्जा अंतर्गत विक्षोभ पैदा होकर ल्यूकेमिक सेल पैदा होते हैं। हमारी सेल पैदा नहीं होते हैं। हमारी जो अच्छी सेल है वो पकने से पहले ही इमेच्योर फॉर्म में, जिनको ब्लास्ट बनती हैं, ब्लास्ट आगे मैच्योरेशन में जाके इमेच्योर फॉर्म में ब्लड में आती हैं और चमार लेती हैं। तो मेरे पिताजी ने 1982 के दशक में एक दवा बनाई थी, चांदी की भस्म। उसमें जदवार डाला, जिसे निर्विषी कहते हैं, जो दूषी विष को दूर करती है, और जवाहर मोरा, जो कि दूषी विष को दूर करती है। और इन तीनों को अर्क गाजवा, अर्क चंदन, अर्क गुलाब, अर्क वेद मुश्क के साथ घोट के छोटी छोटी गोली बनी, और इसको उन्होंने ब्लड कैंसर ठीक किया था। वो इंसिडेंट था, मैंने देखा पिताजी के दौरान, पिताजी के देहावसान के बाद बनाया, और बनाने के बाद देखा कि एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट इरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मेगाकैरोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के साथ जब ब्लड कैंसर की सेल्स केवल बोन मैरो तक सीमित होती हैं, तब तक जो मेरे पास आज का अनुभव है उसमें ये बीमारी ठीक हो जाती है। तब मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक विज्ञान का स्नातक हूँ, एक जिज्ञासा थी, ये दवा बन क्या जाती है? हम पारा, चांदी, तांबा लेके घोटम घाटी तो कर रहे हैं, और काला काला पाउडर बन रहा है, पर बन क्या रहा है? इसके अंदर हो क्या रहा है? और जब इससे मरीज ठीक हो रहे थे तब तो आनंद ही आनंद था। आश्चर्य होता था कि एक तरफ पूरी दुनिया है। अभी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े एक्टर थे, हमारे फिल्म एक्टर थे, और बहुत प्रसिद्ध हुए, और 1 साल अमेरिका में रह के ब्लड कैंसर का इलाज कराए और फिर भी नहीं बचे। तो ये आज की स्थिति नहीं है। 1960 में भी ऐसा ही था। 1980 के दशक होते होते ब्लड कैंसर के इलाज में बोन मैरो का इस्तेमाल हुआ, परंतु बोन मैरो इस ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्या उसके शरीर में धातुओं का इम्बैलेंस ठीक हुआ? नहीं हुआ। इसलिए रिलैप्स रिमेन एज ए रूल इन ब्लड कैंसर। तो मैंने इस तरह के ब्लड कैंसर के मरीजों को अपने हाथों से ठीक किया, और ठीक करने के बाद एक जिज्ञासा थी कि इसके पीछे विज्ञान क्या है, काम कैसे होगा, और थोड़ी जिद तो जरूरी है। रसशास्त्री थोड़ा जिद्दी भी होता है और थोड़ा क्रोधी भी होता है, क्योंकि वो पारे के साथ खेलता है। पारा मतलब शिव, साक्षात शिव। शिव दयालु भी है, शिव क्रोधी भी है।
तो 14 साल की जिद के बाद जब सलीम शेरवानी साहब हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर बने, जिनके घर में 2 ब्लड कैंसर के मरीज ठीक हो चुके थे, तब भारत सरकार ने मुझे एक रोल नंबर दिया। और उस रोल नंबर में क्या था कि मुझे 15 मरीजों के ब्लड कैंसर का, एक तरह के ब्लड कैंसर का इलाज करने की अनुमति मिली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में, जो कि वहीं पर डायग्नोज हुए थे, जिनको कोई इलाज नहीं दिया गया था या इलाज दिया गया था, बीमारी दोबारा हो गई थी। और ऐसे मरीज 1 महीने से ज़्यादा नहीं जीते किसी भी कीमत। और उस मरीजों को जब चांदी पे आधारित वो दवा दी गई तो सारे ठीक हो गए। दवा क्या थी? नवजीवन, जो मैंने आपको नुस्खा बताया, और साथ में कामदुदा, कहरवा पिष्टी। पर रस शास्त्र एक ऐसा शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद के अंतर्गत समाहित शास्त्र है। तो रस शास्त्र का मतलब है कि उसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं, उसमें खनिज तत्व भी हैं, और उसमें जानतव भी हैं। कामदुदा में मोती की बसम, प्रबाल पिष्टी, शंख बसम, ये सब समुद्र के जीव ही तो हैं। पर एक अजीब सी स्थिति हो गई कि नहीं, आप रसशास्त्री हो, आप पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हो। पूरा आयुर्वेद एक समग्र शास्त्र था, उसमें हम काम करते थे। तो वो जो चांदी के द्वारा हमने ब्लड कैंसर को ठीक करने का प्रमाण पैदा किया, उसके ऊपर भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से नवाजा था। और मुझे उसको नवाजने की भी जरूरत नहीं थी। मैं अभी भी जो चाहता था कि वो जो दवा बनती कैसे है, इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, क्योंकि आयुर्वेद जिस रूप में लिखा गया है बहुत अच्छा लिखा गया है। हमारे ऋषियों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु अगर हमने उसे आज की भाषा में परिभाषित नहीं किया तो इसका टेकर कोई नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि वात में पित्तोर्वण कफज वात हो के ब्लड कैंसर, नहीं, हमारे को क्यों एक्सेप्टेंस मिली, क्यों हमें यूएस यूरोपियन पेटेंट मिला? क्योंकि हमने उस ब्लड कैंसर को आज के मानकों के आधार पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डायग्नोज कराया, बोन मैरो के आधार पर डायग्नोज हुआ, और उसी आधार पर हमने उसको ठीक किया। तो वो रसशास्त्र जो कि उस समय के पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल के साथ लिखा गया है, आज के विज्ञान के युग में उसे उन्हीं पर करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब कोविड-19 आया और जब हमने इम्यूनिटी की बात की, तो सबने कहा इम्यूनिटी तो होगी, आयुर्वेद के पैरामीटर भी होंगे, परंतु आप जो भी चीज़ पिला रहे हैं, चाहे काढ़ा पिला रहे हैं, चाहे गोली खिला रहे हैं, इसको आधुनिक परिवेश में भी करना पड़ेगा। और वही हो रहा है। उसके लिए तरीका वही है कि देश की जो सर्वोच्च बॉडी है आईसीएमआर, उसमें आपका ट्रायल रजिस्टर्ड होगा। एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी आपके ट्रायल को अप्रूव करेगी, और उसका जो एथिकल क्लियरेंस भी होगा, तब आप 2 आर्म, 4 आर्म और स्टैटिस्टिकली एविडेंट सैंपल साइज भी होगा। तब जब आप मिल के काम करेंगे तभी काम होगा। तो आज के युग में जब बीमारियां हमारे सिर पर चढ़ती चली जा रही हैं, आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में 88% औरतें खून की कमी से पीड़ित हैं। और हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। अरे भाई, जब बेसिक एसेंस खून की कमी ही ठीक नहीं होगी तो इम्यूनिटी कहाँ से ठीक हो जाएगी? क्या खाक ठीक हो जाएगी? तो हमको अपना हीमोग्लोबिन ठीक करना है। अब एलोपैथी का जो विज्ञान चल रहा है, राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम, वो पिछले 70 साल से चल रहा है, बड़े जोर शोर से चल रहा है, परंतु क्या हम उसको इरेडिकेट कर पाए? चाहे वो पिछली सरकार थी, चाहे आज की सरकार है, उन सबकी सोच यही है कि आयरन दे दो, आयरन दे दो। नहीं, आयुर्वेद का रसशास्त्र इसको नहीं मानता। आयुर्वेद का रसशास्त्र कहता है कि शरीर में अगर लौह धातु की कमी हुई है तो उसके लिए दूसरी धातु जिम्मेवार है जो उसका एब्जॉर्प्शन करती है। अगर लौह धातु कम होने से, लौह धातु के देने से ठीक होती तो आयरन फॉलिक एसिड गोली खा के फिर एनीमिया होता ही नहीं, पर लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं। तो आयुर्वेद का जो रसशास्त्र है वो आयुर्वेद के हेतु सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रसशास्त्र आयुर्वेद से अलग नहीं है। रसशास्त्र आयुर्वेद के अंदर ही एक विशिष्ट विधा है, और जो साध्य रोगों में काम करे वो तो जड़ी बूटियाँ काम कर देती हैं, पर जब बीमारी असाध्य अवस्था में पहुँच जाए, मृत प्राय में हो जाए, जैसे ब्लड कैंसर में हुआ था, उनको रस औषधि काम कर सकती है। तो मैंने अपने अनुभव में पाया कि यादव जी तिक्रम जी कृत सिद्ध योग संग्रह में वर्णित
सूत शेकर रस जिसमें सोना नहीं है, उसको जब मरीज को दिया जाता है सीतोपलादी के साथ, खून की कमी वालों के साथ, तो उनके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एक स्टडी की, दूसरी स्टडी की, 3 स्टडी की, तीनों में देखा गया कि आयुर्वेद के अंदर वर्णित सूतशेखर सीतोपलादी, जिसको स्टेरलाइज करके मैं न्यूमैक्स के नाम से बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सूतशेखर रस बोलूँगा तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। सूतशेखर रस एक पॉली हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। आखिर में इसको भांगरे के रस में घोटा जाता है। परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज कोई भी फार्मेसी कतिपय कारणों से इसको ताजे भांगरे के रस में नहीं घोट पाती है। तो हम भारतीय लोग हैं, हम घरों में चटनी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। जरा सोचिए, क्या सूखे धनिए की चटनी और हरे धनिए की चटनी एक होगी? क्या सूखे आंवले की चटनी और ताजे आंवले की चटनी एक होगी? क्या गीले नारियल की, ताजे नारियल की चटनी और सूखे नारियल की चटनी एक होगी? उनकी शक्ल भी अलग होगी, स्वाद भी अलग होगा, गुणधर्म भी अलग होगा। तो जब ये सूतशेखर रस आज बाजार में आता है तो नाम एक होते हुए भी, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पास अभी तक रस औषधियों के मानकीकरण का कोई भी सिस्टम नहीं बन पाया है। तो वही दवा एक कंपनी बनाती है, वही दवा दूसरी बनाती है, तीसरी बनाती है। तो मैं क्योंकि एक परंपरा से आया हूँ जहाँ पर हम दवा बना के अपनी चिकित्सा करते रहे, तो हमने देखा कि ये जो सूतशेखर रस है, जिसकी भस्में तैयार हुई हैं देख रेख में, और आखिर में उसकी जो भावना 21 दिन तक ताजे भांगरे की दी गई है, तो इसके गुण दोष में अलग है। इसीलिए एक तरफ मैं इसका नाम बताता हूँ और दूसरी तरफ ये भी बताता हूँ कि मुझे उसको अनुभूत जो रोग के रूप में पेटेंट कराना पड़ा, क्योंकि उन वाली चीज़ों से ठीक नहीं होता। एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक दवा है झंडू स्नीज क्योर। झंडू स्नीज क्योर क्या है? 18 जड़ी बूटियाँ हैं और मंडूर भस्म है। और यदि आप जरा सा भी आयुर्वेद को जानते हैं तो आप देख के कहेंगे ये तो कुछ नहीं है, पुनर्नवा मंडूर है। पर वो जुकाम ठीक करती है, वो इम्यूनिटी को ठीक करती है, वो नेचुरल किलर सेल को मारती है, एंटी हिस्टामिनिक है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है। कैसे किया हमने सब? हमने उस परंपरागत ज्ञान को आज के एक्सपेरिमेंटल के साथ किया। तो एक दो चिकित्सक का फोन आया कि साहब वो दवा मिली नहीं, हमने घटक बन के दवा बना ली, काम नहीं करी। मैंने कहा तुमसे काम नहीं करी, झंडू ने भी नुस्खा मेरे से लिया, 2 करोड़ रुपए का लिया पैसा देके, पर उनसे भी नहीं बनी। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों बनाने में, जैसे जब हम पुनर्नवा मंडूर बनाते हैं तो मंडूर भस्म का घुटाई, मंडूर भस्म की फुकाई, मंडूर भस्म का शोधन, आपको जान के हैरानी होगी कि जो मंडूर शुद्ध होता है केवल गौमूत्र में, और वो गौमूत्र भी किसका? बच्चियों का, जो कि अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, उन बच्चियों का गौमूत्र इकट्ठा करने के 3 घंटे के अंदर अगर इस्तेमाल होता है तो उस वाले मंडूर में सिलिका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यदि आप पूरी गाय का लेते हैं तो उसमें नहीं ख़त्म होता है। तो क्योंकि हमने SOP बनाए, हमने उसको बनाया, तो नुस्खा होते हुए भी हाथ बदला, काम बदला। तो उन्होंने मंडूर भस्म को लिया, उसके जड़ी बूटी ली और काम नहीं किया। तो बोले वैद्य जी आपकी दवा काम क्यों कर रही है? अरे भाई, जिस समय बेसन को भूनोगे गरम गरम, उसमें बूरा मिलाओगे तो लड्डू बनेगा, ठंडे बेसन के लड्डू नहीं बनते। तो उसी तरह आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है औषधि। हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में अर्जुन आते हैं, पर अर्जुन कौन है? अर्जुन के पास एक गांडीव है। आप समझिए, अर्जुन के पास गांडीव नहीं है तो क्या करेंगे? उसी तरह रस चिकित्सक के पास रस औषधियाँ भी होनी चाहिए। तो रस औषधि जो कि विलक्षण तरीके से बनी है, जो मंडूर भस्म बन गया है, उसको चौगने गौमूत्र में डाला गया है, ताजे गौमूत्र में, ऐसा नहीं कि 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना। तो उसको डाला गया है, उसको उबाला गया है, उसमें जो जड़ी बूटी दी गई है वो पहली डोज में जुकाम को ठीक करती है, लिवोसिट्रिजिन से 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है और 4 गुना कम साइड इफेक्ट है। जब हम उसकी इन विट्रो स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल किलर सेल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब इसको इन विट्रो करते हैं तो पाता है कि एंटी हिस्टामिनिक है। तो जो दवा एंटी हिस्टामिनिक हो, नेचुरल किलर सेल हो, उधर हिपेटोप्रोटेक्टिव हो, ये सब चीज़ें हो, तो क्या करेगी? वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो आज
ये रसशास्त्र की वो दवा और उसका नाम है पुनर्नवा मंडूर, मतलब जो फिर से कर दे नया। तो इस दवा को मैं दे रहा हूँ, तो आज ये जितने भी मेरे मरीज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब पुड़िया खा रहे हैं। और रसशास्त्र की खासियत क्या है कि कई सारे मरीज थे जिन्होंने काढ़े पीने शुरू किए, त्रिकुटू के, किसी ने अदरक पीने शुरू की। तो ये 2-4 दिन के तो हैं, लंबे समय से लेते ही इनसे दाह रोग पैदा होने लगा। तो पिछले हफ्ते के अंदर मेरे पास 20-25 पेशेंट आए हैं जिनको हथेलियों में और पैर के तलवों में दाह रोग हो गया। तो मैंने पूछा, भाई अदरक पीते हो? बोले हाँ जी। वो त्रिकुटू काढ़ा पी रहे हो? बोले हाँ जी, क्योंकि सबको कोविड की पड़ी है। पर आयुर्वेद का मतलब है कि कोई भी औषधि एक रोग पैदा करे और ठीक करे तो दूसरा रोग पैदा नहीं करे। रसशास्त्र की खासियत है कि जो उसकी कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, जो भैषरत्नामादि की कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने सदियों से, सैकड़ों सालों में अपने अनुभव को ज्ञानबद्ध किया है, वो ऐसे रूप में बनी। अगर अच्छी बनी हुई भस्म हो तो कोई कारण ही नहीं कि वो रोग को तो दूर करेगी, कोई दूसरी बीमारी को पैदा नहीं करेगी। तो ये मैं इस चीज़ को कर लिया। तो अभी मैं फिर से आता हूँ अपने सूर्यशेखर पे, जिसको हमने भांगड़े के रस में हम घोट के बनाते हैं, और जब सीतोपलादी के साथ मिला के उन औरतों को दिया गया जो खून की कमी से पीड़ित थी, उन लड़कियों को दिया गया जो खून की कमी से पीड़ित थी एडोलसेंट, उन लड़कों को दिया गया जो खून की कमी से पीड़ित थे एडोलसेंट, तो उसमें देखा गया कि IFA के मुकाबले इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट 0 नहीं के बराबर है, और इससे एनीमिया आयरन फॉलिक एसिड से अच्छा होता है। जिसमें अब गौरतलब बात है कि सूर्यशेखर में लौह भस्म नहीं है, सीतोपलादी में भी नहीं है। हाँ, भांगड़ा जब हमने घोटा है तो शायद उसमें कुदरती थोड़ा बहुत आयरन का ट्रेस तो होगा, पर एक तरफ हम डायरेक्ट आयरन दे रहे हैं और एक तरफ हम एक ऐसी औषधि दे रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंटल आयरन नहीं है, परंतु उसका फ़ायदा आयरन फॉलिक एसिड के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है और वो सस्टेनेबल हो रहा है। आपने आयरन फॉलिक एसिड खिलाया, दवा बंद करी तो एनीमिया कम हो गया, फिर से हो गया। परंतु सूर्यशेखर सीतोपलादी न्यूमैक्स, मैं फिर बोलूँगा न्यूमैक्स, क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कि उसको जब दिया गया तो एनीमिया ठीक हुआ और फिर लंबे समय तक वो ठीक रहा, वो वापस नहीं आया। और इनको देखने के बाद हमारे जो वैज्ञानिक बड़े उत्साहित हुए थे, खासकर उत्तराखंड के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और मेडिकल डायरेक्टर जनरल थी वहाँ पे डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, उन्होंने एक स्टडी और सैंक्शन की थी उसमें कि उसमें आयरन फॉलिक एसिड के साथ न्यूमैक्स को दिया गया, और तब विलक्षण प्रभाव थे। जहाँ पर 0.3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ रहा था, इन दोनों के संयोग से चौगुना हो गया, 1.2 ग्राम हो गया 3 महीने के अंदर। तो आयुर्वेद का रसशास्त्र एक ऐसा रसशास्त्र है जो शरीर में सातों धातुओं की प्रेजेंस की बात करता है, और इसीलिए हमारे जीवन में इनकी प्रासंगिकता थी। और आज जब कोविड की बात है तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोविड को लिखा है कि आपके मास्क पे भी टिक जाएगा, आपके हाथ पे टिक जाएगा, आपकी गाड़ी के ऊपर टिक जाएगा, परंतु किसके ऊपर नहीं टिक रहा है? वो तांबे के ऊपर नहीं टिक रहा है। तो हमारे यहाँ जो तांबे के बर्तन थे शायद इसीलिए खाते थे कि वो इन्फेक्टेड नहीं होते थे। तो रस हमारे जीवन का अंग था। कलई करे हुए बर्तन में खाना, कांसे की थाली में खाना, चांदी के खिलौनों से बचपन में खेलना, सोने के बर्क और चांदी के बर्क खाना, बच्चे के पैदा होते उसकी ज़बान पे सोने से ओम लिखना, सोने के जेवर पहनना, ये सब क्या थे कि हमारी बॉडी में जो पसीना आता था, जो एसिड होता था, उनके साथ इन धातुओं का संबंध होता था और आयनिक रूप में इनका एब्जॉर्प्शन होता रहता था। इसी को हमारे मनीषियों ने देखा कि जब हम इसको रॉ फॉर्म में खाते हैं, सोने के वर्क खाते हैं, चांदी के वर्क खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर हमारे इकोसिस्टम में जाते हैं, तो एक साइकिल चलती रहती थी। परंतु आज कतिपय कारणों से हम रसशास्त्र से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इसको बनाने में जो पैसा लगता है, जो समय लगता है, तो रसशालाएँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ जो कि कभी औषधियाँ बनाने के लिए नामी थी, वो पहले हर्बल पे आई और आजकल कंज्यूमर फोरम भी बनाने लगी हैं।
परंतु मैं एक रसवैद हूँ। मैं रसशाला है एक छोटी सी, रामपुर जिला है यूपी में, उसके उत्तराखंड के बॉर्डर पर सिकरौरा गांव है। वहाँ पर 7 साल पहले हमने देहरादून से आके रसशाला यहाँ बनाई, क्योंकि रसशाला बनाने के लिए एक देहात क्षेत्र जरूरी है। आज जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो सड़क पर मकोए पैदा हो रही है। मकोए एक वीड है, परंतु जब हम उसकी लौह भस्म में उसकी पुट देंगे, ताम्र में उसकी गुड़ पुट देंगे, तो उसके अंदर शोथनाशक और विरेचन दोनों गुण कुदरती होंगे। तो आयुर्वेद की रसशाला के लिए एक देहाती क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ लोगों के काम की नहीं है, परंतु रसशाला में काम होती है। और इन दवाइयों को जब हम 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल में बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये विलक्षण प्रभाव करती है। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा एक बीमारी का जिसका नाम है पैनक्रेटाइटिस। ये 2 तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है हुई और उसने सूजन हुई, नेक्रोसिस हुई, हो सकता है मार भी दे उसी समय, क्योंकि ये फैटल डिजीज है। और एक होती है क्रॉनिक, जिसमें पैनक्रियाज में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। अब चाहे एक्यूट और क्रॉनिक हो, जिसको लग गई सो लग गई, वो बचेगा नहीं, थोड़े समय की बात है। 85% लोग हिंदुस्तान में 10 साल होते होते इस बीमारी से ख़त्म हो जाते हैं। तो आयुर्वेद का जो धातु विज्ञान में बोल रहा हूँ उसमें ही ये लिखा है कि तांबा भयंकर शोथनाशक है। ठीक है, शोथनाशक है, परंतु महाविष है। तो उस महाविष को बनाने के लिए पारद भी विष है। पारद को प्रोसेसिंग करने के बाद तांबे के साथ अमेलगम बना के गंधक जारना की गई। लिखा हुआ है पारे में कि पारा विष है, परंतु जितनी उसमें गंधक जारना की जाएगी उतनी उसमें रोगनाशक शक्ति बढ़ती जाएगी। तो फिर तांबे में पारे को अमलगम बना के गंधक मिला के गंधक जीर्ण की गई। इसको हम ताम्र सिंदूर भी कह सकते हैं। तो ताम्र और पारद की पिष्टी में मिला के गंधक जारना जब की गई, और जब 3 साल में दवा तैयार होती है, 5 साल में तैयार होती है, तो देखने में पता चलता है, जो कि हमने IISc बेंगलोर के साथ किया, कि जो मूल रूप में तांबा है या पाराय गंधक है, इस औषधि में जो बन गई है, इसमें उसका कोई भी ट्रेस नहीं होता। तो विलक्षण, अरे भाई हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कर दिया, उन्होंने तो धातु का रूप ही बदल दिया, जो आज के आधुनिक विज्ञान के लोग नहीं मानना चाहते, परंतु माने ना माने अब तो प्रत्यक्ष सामने है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बेंगलोर के प्रोफेसरों ने जब हमें स्टडी दी कि किस तरह चीज़ें खत्म हो रही हैं, धातु मिनरल्स में कन्वर्ट हो रही है, और वो क्या कर रही है, वो बीमारी जो दुनिया में लाइलाज है। आज दुनिया में करीब 3 लाख लोग पैनक्रेटाइटिस से हर साल मरते हैं, हर साल। बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी दवा जो कभी 5,000 करोड़ रुपए सालाना की थी, अब 45,000 करोड़ सालाना की बिकने लगी है एंजाइम्स, क्योंकि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो इतने मरीज अभी कोरोना के देश में दुनिया में नहीं है जितने पैनक्रेटाइटिस के हैं। और इन पैनक्रेटाइटिस के मरीजों में से 40% को पैनक्रेटिक कैंसर होने के चांसेस रहते हैं और जीवन चली जाता है। तो यहाँ पर तांबे से बनी हुई दवा हमने देखा कि जो भी और लोग इस दवा को खा रहे हैं और 1 साल का इलाज पूरा कर रहे हैं, तो उनमें से 98% लोग हमेशा के लिए ठीक रहते हैं, बशर्ते वो ठीक से खाएं पिए। तो आयुर्वेद का रसशास्त्र एक तरफ जब बीमारी अपना सिर बढ़ा रही है, कैंसर 4000 करीब नए कैंसर के मरीज डेली, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वहाँ पर हैं, तो हम थोड़ा सा संतोष में थे कि चलो कम्युनिकेबल डिजीज तो एलोपैथी कर लेगी। परंतु आज जब कम्युनिकेबल डिजीज कोविड-19 के नाम से आया है, तो ये कोविड-19 की जीत नहीं है, ये फेलियर है उस वैक्सीन और एंटीबायोटिक का जो सोचते थे कि हम ये खा के, क्योंकि वो स्पेसिफिक ही काम कर सकते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो तो इंसुलिन लगाता है, मैं भी लगाता हूँ, पर वो इंसुलिन और मेरी बॉडी की इंसुलिन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मेरी बॉडी इंसुलिन बनाती है मेरे भोजन के हिसाब से, और अब जो मैं इंसुलिन लगाता हूँ मुझे खाना पड़ता है उस इंसुलिन के हिसाब से। तो उसी तरह आयुर्वेद की जो हमारे पास दवाइयाँ बनती रही हैं, रसशास्त्र से दवाइयाँ बनती रही हैं, ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को ठीक करके इस तरह रोगों को बढ़ाती हैं कि हमको फिर पर्टिकुलर इम्यूनिटी के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं चाहिए होती। ये समग्रता में काम करती है। जो वो लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल, जैसे एक बेसोफिल होते हैं हमारे, उनके बारे में लिखा है कि अगर एलर्जेंस आ रहे हैं तो वो तोड़ के एंटीहिस्टामिन पैदा करते हैं।
तो ये जो हमारे वाइट सेल्स हैं, जो हमारी आर्मी है, अगर उनको अच्छा नॉरिशमेंट मिलता है, सारे खनिज तत्व मिलते हैं, तो वो अपना काम बखूबी से करते हैं। तो आज जब बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर रही थी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, और अभी मैंने पैनक्रेटाइटिस का मॉडल आपको बताया, आपको मैंने एक्यूट ल्यूकेमिया का बताया, आपको मैंने बताया राइनाइटिस का बताया कि जहाँ पर एक तरफ लिवोसिट्रेजिन है और एक तरफ ये स्नीज क्योर है, उससे चौगुनी फ़ायदा करती है स्नीज क्योर, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। तो नॉन कम्युनिकेबल पर आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम कर रही थी, परंतु अचानक हमने देखा कि एलोपैथी की जो कोर स्ट्रेंथ थी कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके ऊपर भी उसकी थोड़ी सी संशय होने लगी है। और आज अगर कोविड-19 में एलोपैथी पीछे है, तो उसके पीछे क्या है कि उनका फेलियर है, क्योंकि बीमारी तो शरीर में आती है पर हर एक को नहीं हो रही है। तो हमारे देश में बीमारी कम क्यों है? क्योंकि हमारे मसालों में खनिज तत्व हैं। हम बेसिकली रस शास्त्र को दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस आपदा में जब आयुर्वेद की बातें हो रही हैं, हालांकि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है, वर्तमान पदाधिकारी हैं, उनकी रसशास्त्र में जानकारी होते हुए भी उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रपोज़ल भारत सरकार को भेजा था, जिसमें मैंने स्नीज क्योर, महादेवी है, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी और सीतोपलादी के कम्बिनेशन पे जोर देके लवंगादी दिया था। लवंगादी में मुलेठी सत्व डलता है, और अभी एक प्रोफेसर हैं बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज में, उनका एक मेरे पास पेपर आया कि चाइना ने मुलेठी सत्व से कोरोना को हराया है, पर वो भी एक काष्ठ औषधि है। हमारे पास दिव्य औषधि हैं, रस औषधि दिव्य औषधि हैं, यदि उनको उसके साथ मिला के किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो लवंगादी बटी भी मेरे फार्मूले में थी कि मुंह में जब तक रहती है तो खांसी उठती ही नहीं है, और अगर बलगम है तो आराम से निकल जाता है। तो रस शास्त्र नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लाभकारी है, और बार बार होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी लाभकारी है, क्योंकि इसकी जितनी भी शिक्षा है, आइदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। 45 साल के अनुभव में अपने और अपने पिताश्री और गुरु जी के अनुभवों को बात देखूं, तो अगर अच्छी बनी हुई रस औषधि हैं, कोई जानकार उनके पीछे लगा रहता है, तो रस औषधि का मतलब है काला जे, काल को जीतने वाली है रस औषधियाँ, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो आयोजक हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे रस शास्त्र पर आमंत्रित करने का मौका दिया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं। खेद की बात है कि ये आयुर्वेद का अंग है, परंतु आयुर्वेद के ही जो मनीषी हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो इसके कस्टोडियन हैं, उन्हीं को रस शास्त्र की प्रशंसा करते हुए इस्तेमाल करने में डर लगता है। मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं और जो वैद्य लोग हैं या जनसाधारण भी हैं, वो डरे नहीं, इसमें वैद्य को देखें। अगर अच्छा वैद्य है जिसकी दवा अच्छी बनी हुई है, तो रस शास्त्र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उसके साथ जो खान पान है, रहन सहन है, जो कि बड़े मज़े के होते हैं, उनको करके आप इसका फ़ायदा उठाएं और बीमारियों से निर्मुक्त होकर रहे, भय रहित होकर रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय आयुर्वेदा।